बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। बता दें किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम आपको एक खुला मंच प्रदान करता है जिसपे हम जो भी विषय खेती किसानी के संबंध में आपके लिए लेकर आए हैं, आप उससे जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किस पर चर्चा करेंगे, बता दें भिंडी की खेती एवं देखभाल एक विषय तो ये रहेगा हमारे कार्यक्रम का, और दूसरा विषय रहेगा अनार में तकनीकी विधि से पैदावार बढ़ाएं। जी हां, किस तरह से आप तकनीकी विधियों का इस्तेमाल करके अनार में पैदावार बढ़ा सकते हैं, इस पर भी आज हमारे कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कोई भी सवाल है आपके मन में, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे, चाहे वो भिंडी के संदर्भ में हो या फिर अनार के संदर्भ में, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर के यादव हमारे साथ, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। साथ ही साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर ज्योत्सना शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भिंडी की खेती आप करना चाहते हैं, बेहतर उपज आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अनार की खेती से आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, किसी तरह की समस्या है, पैदावार आपको बढ़ानी है, तकनीकी ज्ञान अगर आपको हासिल करना है, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। करना क्या है आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और उस पर अपने सवाल पूछने हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर यादव का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, भिंडी की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इस समय कुछ किसान लगा चुके हैं और कुछ लगा भी रहे हैं। ऐसे में कब तक इसको लगाने का सही समय है? देखिए, जैसे अभी जब तक तापमान थोड़ा सामान्य रहेगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है इस समय, तो अभी भिंडी की खेती आसानी से की जा सकती है। जब तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो उसकी बुआई करके नहीं की जा सकती है। जो पहले से फसल चल रही होगी उसी की देखभाल करते रहेंगे किसान। तो अभी इस महीने में बहुत जगह किसान उत्तर भारत में लगाते हैं, और कहीं कहीं तो जहाँ तापमान थोड़ा कम रहता है वहाँ अप्रैल के महीने भी किसान भिंडी की खेती कर सकते हैं। और जो पहले से लगा रखे हैं, फरवरी के महीने से बहुत से किसान जो खेती करते आ रहे हैं, उनकी फसल से पैदावार हो रही है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के, जैसे आपका बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ काफ़ी पहले जाड़े से भी कभी कभी भिंडी की खेती वहाँ स्टार्ट कर देते हैं किसान। तो हमारे भिंडी की खेती कुछ क्षेत्रों में लगभग साल भर भी लगभग किसान उगा लेते हैं, और बहुत से क्षेत्रों में जो गर्मी के महीने हैं और बारिश के महीने, इसमें खेती करते हैं किसान। जी, तो बिल्कुल अभी भी हमारे किसान भिंडी अगर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी होंगी। किस तरह की सावधानियां हैं बताएंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपको, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है। दक्षिण भारत और देश के उन इलाकों में जहां सर्दी कम पड़ती है और पाला नहीं पड़ता, वहां भिंडी की खेती साल भर की जाती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं,
जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की जाए तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी भिंडी की खेती पर, किस तरह के आपको प्रबंधन कार्य करने हैं। रिपोर्ट के जरिए तो आपने जानकारियां हासिल करी ही, लेकिन हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जिनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। लेकिन आइए, इससे पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शर्मा, अनार की हम बात करें तो देश भर में अच्छे स्तर पर इसका उत्पादन होता है, लेकिन अगर इसमें और भी ज्यादा हम बढ़ोतरी की बात करते हैं तो इस लिहाज से तकनीकी जानकारियां या फिर कहें कि तकनीकी ज्ञान होना कितना जरूरी हो जाता है? मौसम बहुत जरूरी है और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई किसान भाई हमारे इससे क्योंकि मुनाफा काफी मिलता है तो वो हर तरीके की मिट्टी में लगा रहे हैं, जबकि काली मिट्टी में इसको लगाना हम लोग मना करते हैं। फिर भी वो लोग लगा रहे हैं, बाद में उसकी वजह से उनको मुश्किलें आती है। फिर इसका जो डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है या रोड टू रोड डिस्टेंस है, वो मेंटेन करना आवश्यक है 10 बाय 15 फीट का। तो ये डिस्टेंस मेंटेन करना भी आवश्यक है। फिर भी कई किसान भाई क्या करते हैं, पास पास लगा लेते हैं, जिससे बाद में उनको अलग अलग तरीके के रोगों की प्रॉब्लम आती है। खासकर जो मुरझान रोग है उसका अगर आ गया तो पास पास की प्लांटिंग में बहुत दिक्कत आती है। फिर जहाँ पे बारिश जो है, बारिश अगर आपका 500 to 700 mm है तो बहुत अच्छी बात है, पर कई लोग जहाँ पे 1000 mm से ऊपर भी रेनफॉल है, बारिश है, वहां पे भी लगा रहे हैं और बाद में उनको मुश्किलें आती हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। बिल्कुल, ये तमाम जानकारियां हैं जो अगर हमारे किसान इसकी खेती करने से पहले या फिर कहीं की बाग लगाने से पहले थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे चलकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लगातार कहते हैं कि अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले आप जानकारियां हासिल कर लें। ये हमारे व्यवसाय के लिए, हमारा कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वो उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। और किस तरह की सावधानियां बरतनी है, प्रबंधन कार्य करने हैं, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा दें एक और खास रिपोर्ट। अनार एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फल वाली फसल है। हमारे देश में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में की जाती है। किसानों को अनार की बागवानी उन्नत किस्मों के साथ वैज्ञानिक तकनीक से करनी चाहिए, जिससे अनार की फसल से अधिकतम पैदावार ली जा सके। फलों के विकास और पकने के समय गर्म और शुष्क जलवायु अच्छी मानी जाती है। लंबे समय तक उच्च तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ जाती है, जबकि आर्द्र जलवायु से फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अनार की खेती अलग अलग तरह की मृदाओं में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन इसके सफल उत्पादन के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, जो कि जीवांश पदार्थों से प्रचुर हो, सबसे अच्छी रहती है। मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच अच्छा होता है, लेकिन 8.5 पीएच मान तक वाली मृदाओं में भी अनार की खेती की जा सकती है। अनार की किस्मों का चयन अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से करना बेहतर रहता है। क्षेत्र विशेष के लिए किस्म का चयन करते समय उसकी उत्पादन क्षमता, पकाव की अवधि, बाजार मांग, भंडारण क्षमता, कीट एवं बीमारियों से प्रतिरोधिता आदि को ध्यान में रखें।
हमारे देश में उगाई जाने वाली अनार की कुछ प्रमुख किस्में हैं गणेश, मृदुला, ज्योति, अरक्ता, रूबी, जालौर सीडलेस और जोधपुर रेड आदि। अनार के पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए ये अधिकतर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जहां पानी की सीमित मात्रा में उपलब्धता होती है, वहां उगाया जा सकता है। किसान तकनीकी विधि से अनार की पैदावार बढ़ा सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से भी अनार की सफल बागवानी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक और खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बता दें आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है जान लेते हैं। इस वक्त पंजाब से मंजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? आवाज कट आती है इधर जी, इधर आवाज कट आ रही है आपकी। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सवाल अपना पूछें, क्या जानकारी आप हासिल करना चाहते आपकी हैं? आवाज नहीं सुनाई देती। जी आपको मेरी इस आवाज यहाँ पर नहीं सुन पा रहे हैं आप? हेलो, बहुत धीमी आवाज है, ये इधर आवाज नहीं सुनाई देती। जी अगर आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपना सवाल पूछें आप। हाँ जी, हमने पूछा अभी अनार की कौन सी किस्म लगानी है और कौन सी मिट्टी होनी चाहिए। जी पंजाब में आप अनार की खेती करना चाहते हैं, डॉक्टर शर्मा क्या सलाह रहेगी इनके लिए कि कौन सी मिट्टी होनी चाहिए और किस्म कौन सी चुने? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रही हूँ। जी आप किसान, आप जो मिट्टी है, मिट्टी तो बालुई मिट्टी में भी ये बहुत अच्छा आता है, और साथ में लोमी सॉइल जो बोलते हैं, जिसमें बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी दोनों का एक संतुलन होता है। इन दो जगहों पे आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं, और जहाँ पे पथरीली मिट्टी है वहां पे भी इसको लगाया जा सकता है। जहां तक किस्म की बात है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, आज के दिन में भगवा वैरायटी जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। लगभग 80% पूरे भारत में यही वैरायटी लगाई जा रही है। अभी हमारे संस्थान ने एक नई वैरायटी निकाली है, सोलापुर लाल। ये भी भगवा की तरह ही सारी जगह लगाई जा सकती है, और इसमें जो है, दोनों में जो फर्क ये है कि ये जो सोलापुर लाल वैरायटी है, इसकी पैदावार ज्यादा है, ये लाल रंग इसमें ज्यादा है, पौष्टिक तत्व इसमें ज्यादा है, पर इसका साइज जो है 250 से 280 ग्राम तक आम मिल जाता है। 300 ग्राम के ऊपर क्या हम लोग का संशोधन चल रहा है। जबकि जो भगवा वैरायटी अभी लगाई जा रही है, एक्सपोर्ट के लिए अभी भगवा चल रही है, क्योंकि हमारी वैरायटी अभी इसी साल से लोगों ने लगाना शुरू किया है, तो इसका 2-3 साल में रिजल्ट मिलेगा। पर जिन्होंने लगाया है उसका अच्छा बताया है पैदावार वगैरह, और अच्छा रेट मिला है। तो ये 2 किस्में अभी ज्यादा हैं। बाकी कहीं कहीं पे, जैसे कि आपने अपने उसमें बताया था, जलोर सीडलेस भी लगाया जाता है, कहीं कहीं गणेश भी लगाया जाता है। धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो मंजीत जी देखिए, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कौन सी किस्मों का आप चयन कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी बहुत जानकारियां जरूर हासिल कर लें, कार्यक्रम के दौरान अभी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भिंडी के बारे में। तो डॉक्टर यादव, भिंडी जैसे अभी आपने कहा कि हमारे किसान अभी लगा सकते हैं कुछ क्षेत्रों में, तो कौन सी किस्म का आप यहाँ पर सुझाव देंगे? देखिए, इस मौसम में जो जिन क्षेत्रों में सफ़ेद मक्खी नहीं होती है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी से एक पीतसिरा मोज़ेक विषाणु रोग इसमें फैलता है जी। तो ये हम देखेंगे गुजरात के कुछ भागों में, या सूरत है और जो दक्षिण भारत गुंटूर है, उन जगहों में तो बीमारी ये आती है इस समय भी। लेकिन बाकी क्षेत्रों में, देश के उत्तर भारत के किसी भाग में कोई बीमारी इस समय नहीं आती है, जो बारिश के मौसम में आती है बीमारी। तो इसलिए कोई भी किस्म, जैसे आपकी जो उन्नत किस्म है, उसको 2-3 नाम आपको बता दें कि जैसे पूसा संस्थान ने एक पूसा भिंडी 5 विकसित की है, अभी नई प्रजाति है, गहरे हरे रंग की इसकी जो फल है वो है, और इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। पूरे भारत वर्ष में इसकी व्यापक तरीके से खेती इस समय राष्ट्रीय बीज निगम जो है इसको व्यापक तरीके से बीज पैदा कर रहा है, और पूरे भारत वर्ष में इसको सप्लाई कर रहा है। तो इस किस्म को किसान राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी संस्थान से या किसी भी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो किस्में हैं, जैसे कि अर्का अनामिका है जो बेंगलोर से है, IHR, वहाँ से की किस्म है, उसको भी उधर के किसान लगा सकते हैं। परभनी क्रांति है जो महाराष्ट्र के किसान हैं, उसको लगा सकते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, वहाँ पर सब्जी अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ पर भी उन्होंने काशी प्रगति, काशी क्रांति करके जो 2 किस्में विकसित की हैं, उसके भी बीज प्राप्त कर सकते हैं किसी भी
जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके संस्थान से और या राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा, तो अच्छी गुणवत्ता के बीज जो है या कृषि विश्वविद्यालय से, जहाँ से किसी विश्वसनीय जगह से ही यहाँ पर बीजों की खरीदारी करनी है आपको। आप कौन सी किस्में चुन सकते हैं अभी भिंडी लगाने के लिए, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है। देखिए, अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्म का चयन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कोई भी फसल हो, आज जैसे हम भिंडी और अनार की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप किस्मों का चयन करें। किस्मों के चयन के बाद किस तरह की प्रक्रिया आपको अपनानी है बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भिंडी की खेती और देखभाल, और साथ ही साथ अनार में तकनीकी विधि से कैसे बढ़ाएं पैदावार। ये आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें, इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमें कॉल किया है अरेंद्र कुमार जी ने। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, ये बोलने कि अनार में कौन सी किस्म है कौशाम्बी जिला में लगाई जा सकती है? जी, प्रयागराज से आप बात कर रहे हैं, अनार लगाना चाहते हैं, किस्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर शर्मा, क्या सलाह? मैडम, कौशाम्बी जिला है। जी डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे आप? पूरा सवाल जरा आप रिपीट करेंगे? ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बात कर रहे हैं, अनार की किस्म के बारे में जानना चाहते हैं। कौशाम्बी जिला से। कौशाम्बी जिला है, ये बात कर रहे हैं यहाँ से, और जानना चाहते हैं अनार की कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि अपना उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों ने ये भगवा वैरायटी लगाया हुआ है। कुछ लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश में पूरा इलाका जो है, कुछ जगहों को छोड़ दो तो हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा है कि अनार ज्यादातर जगहों पे लगाया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। भगवा वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं। भगवा वैरायटी पूरे भारत में जहां पे भी अनार लगाया जा सकता है उन जगहों पे आप लगा सकते हैं। जी, तो आप कौन सी वैरायटी चुन सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर शर्मा, आपसे ही जानना चाहेंगे, जैसे हमारे कॉलर्स लगातार पूछ रहे हैं कि कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, तो इसके बाग लगाने का सही समय क्या रहता है? बाग लगाने का सबसे सही समय होता है जब बारिश खत्म हो जाती है, तो मिट्टी में नमी होती है और बाद का टेम्परेचर लो होता है, तो उस समय अगर आप लगाते हैं तो बीमारियां भी कम आती हैं, क्योंकि जब आप नया पौधा लगाते हैं तो कई तरह के कीड़े और बीमारियां आती हैं। तो उस समय में ये सब का प्रादुर्भाव कम होता है। तो सबसे अच्छा टाइम होता है बारिश खत्म होने के तुरंत बाद आप लगा दीजिए, और जब तक अगली बारिश आएगी तब तक आपका पौधा लगभग 7-8 महीने का हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी उसमें इम्यूनिटी जो बोलते हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है पौधे का तब तक, और वो आपको अच्छा लाभ देगा। जी, तो बरसात के बाद देखिए आप बाग लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल तैयारियां पहले ही कर लेनी है कि कौन सी किस्म आप चुन रहे हैं, किस तरह से आपको और तैयारियां करनी है बताएंगे आपको। लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। पंजाब के कपूरथला से हरी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब जी, भिंडी 25 दिन की है और उसके बारे में पूछना है कि इनको कोई कीड़े
की भी आ सकती है और इसके इलाज भी बताना। और दूसरा सवाल है जी, अनार जो है ना वो फूलों पर है, तो इसके बारे में भी बताइए कि कोई स्प्रे वगैरह करना हो तो। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद जी। जी, तो आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे दोनों विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पहले भिंडी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर यादव क्या कहेंगे, 25 दिन की हो गई है, इनको किस तरह की सलाह देंगे आप? हाँ, जैसे आपकी भिंडी 25 दिन की हो गई है तो शुरुआत में आप देखेंगे कि पत्ते के नीचे एक हरे रंग का कीट होता है जिसको लीफ हॉपर कहते हैं और फुदका भी आप लोग कहते हैं। तो छूने से टेढ़ा भागता है ये, तो इस तरीके से कीट की पहचान हो जाएगी और पत्तियाँ आपकी सिकुड़ के ऊपर मुड़ जाती हैं। तो अगर इस तरह की खेत में कहीं भी संभावना पत्तों की पत्तियां मुड़ी हुई दिख रही है ऊपर, क्योंकि शुरुआती तौर में पत्तियां नाजुक होती हैं, तो ये कीट उनका रस चूस लेता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। कभी आगे चल के अगर इसमें निदान नहीं किया जाएगा, इसका कंट्रोल नहीं करेंगे आप, तो इसमें पत्तियां जल जाएंगी, पूरा जल, इसको हापर बर्न का सिम्टम जिसको बोलते हैं। तो पौधों में पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो इसके आप इस कीट का जो लीफ हापर जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसको जैसिड भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस कीट के निदान के लिए आप एसिटामाइप्रिड एक दवा होती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए। तो क्योंकि इसी समय आने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। और अगर फल छेदक या इस तरह के अब फल जब आएंगे, उस तरह के कीट अभी जब 35 दिन की भिंडी हो जाएगी तो फल छेदक कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप नियमित रूप से मैं कहूँगा कि कोई नीम का अर्क या नीम का तेल है, 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप उसका छिड़काव करते रहिए 5% घोल बना करके। तो इस तरीके से आप अपनी जो खेत है या खेत में आप फेरोमोन ट्रैप भी इसमें एक मिलता है भिंडी का अलग से, जो आपके नर कीटों को आकर्षित कर लेता है और उसमें मादा कीट का प्रजनन रुक जाता है। तो इस तरह की तकनीकियों का भी आप इस्तेमाल करके अपने कीटों से अपने फसल को शुरुआती दौर में नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से आपको अपनी भिंडी की देखभाल करनी है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है आपको। आपका एक और सवाल था अनार के संदर्भ में, उसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर शर्मा से। डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे आप? जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो बाग है इस टाइम फूल अवस्था में है, फूल निकल रहे हैं, तो इस समय में आपको जैसे भिंडी में इन्होंने बताया कि कीटनाशक स्प्रे करना जरूरी है, क्योंकि जो ये आपके सर्दी का मौसम हो तो एफिड्स और नहीं तो थ्रिप्स का जो होते हैं वो जूस पी के पत्तियों को कर्लिंग हो जाता है। तो और फल जो सेटिंग शुरू होता है उस पर भी निशान पड़ता है। तो नीम का जो ऑयल है या एजाडीरेस्टिन के नाम से 10,000 ppm का जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे ले सकते हैं, या स्पिनोसाइड एक आता है उसका स्प्रे ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है फूल निकलने के समय हमें 2 या 3 स्प्रे 10-15 दिन के अंतर पे फंजीसाइड का लेना है, जिसमें कि मैंडीप्रोपामिड है, एक है कॉपर का ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जब जब फूल खुलता है उसी समय अंदर जाती है और बाद में जब आपका फल बड़ा हो जाता है, फल तो अच्छा दिख रहा है पर अंदर से सड़ा हुआ होता है, तो उसका एंट्री जो होता है फूल निकलने के टाइम होता है। तो ये 2 बातें आपको खास ध्यान रखना है। बाकी आप हमारा वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट nrcpomegranate पे जाएंगे आप, icr.gov.in करके ईमेल है, गूगल में भी डालिए तो आएगा। उस पर बहुत सारी हमारी फार्मर्स के लिए एडवाइजरी हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में है, जिसमें कि आपको फर्टिलाइजर शेड्यूल भी मिलेगा कि कब क्या डालना है, कब क्या स्प्रे करना है, आपको सब चीजें उस पर मिल जाएंगी। और नहीं तो आप हमारे से संपर्क डायरेक्टली भी कर सकते हैं ज्यादा डिटेल जानकारी जानने के लिए। जी बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, और विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और सीधा इस संस्थान पर भी आप संपर्क जरूर साध सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको कि इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारामूला कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर। जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो अदमुल जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, बारामूला जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल यह है कि हमारे पास है ये अनार के। हाँ अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल यह है कि हमारे पास अनार के दरख्त है, लेकिन जब वो तैयार होते हैं तो उनमें वो छोटे छोटे वो खड्डे पड़ते हैं। जी, अनार का जो फल बनता है उसमें छोटे छोटे गड्ढे से या फिर छेद से हो जाते हैं, इसके ये समस्या है आपकी? काले काले खड़े काले काले हो जाते हैं। जी क्या कहेंगी डॉक्टर शर्मा, किस बीमारी का लक्षण है या फिर कीट का प्रकोप है? ये काले छेद बन जाते हैं कि काले गड्ढे पड़ जाते हैं? हाँ, काले गड्ढे पड़ जाते हैं या फिर काले छेद से हो जाते हैं? वो सही सवाल है।
देखिए, मैं आपको दोनों चीजें बता देती हूँ। आपका अगर छेद होते हैं तो उस पे फ्रूट बोरर एक होता है। नहीं, काले खड्डे पड़ जाते हैं, काले गड्ढे पड़ जाते हैं, फिर वहाँ से वो काला पानी निकलता है, फिर काला पानी भी उससे रिश्ता है डॉक्टर शर्मा। मतलब कि वो एक कोलेटोट्राइकम की बीमारी आती है और फंगस की बीमारी है, जिससे कि आपका ये फलों के ऊपर जो आता है तो वो काली स्किन हो जाती है और बाद में वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें दूसरे सड़न वाले जीवाणु चले जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो स्प्रे करने होते हैं वो आपको जैसे कि ये ध्यान रखना है कि जब आपके पिछले वर्ष के जो भी प्रॉब्लम रही है उस हिसाब से पहले से स्प्रे लेना है, जिसमें कि आपके काफी सारे स्प्रेज, हमारे मैंडीप्रोपामिड ऐसा एक स्प्रे है, आपका टेबिकोनाजोल का है, प्रोपिकोनाजोल का है, कॉपर का बहुत अच्छे स्प्रेज हैं। कॉपर का एक अभी नया आया है जिसमें कॉपर के साथ एक एंटीबायोटिक है। तो ये स्प्रेज आप अपने मौसम में, अगर आपका उधर ठंडा मौसम होता है तो 15 दिन में भी अगर एक स्प्रे लेते हैं तो उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब प्रॉब्लम आ चुकी है तो ये ऐसे वाले फलों को आप निकालिए, उनको वहां लगा मत रहने दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर जो स्पोर्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, फैलते हैं। तो ऐसे खराब फलों को निकालकर एक जगह पे गड्ढे में डाल के उनको नष्ट करना अच्छा रहता है, तब स्प्रे लीजिए। स्प्रे आप लगे रहने देंगे, स्प्रे लेते रहेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। पहले फल निकालिए बीमारी वाले, खासकर ये जो जिसमें पानी निकल रहा है, खड्डा हो गया, और फिर आप उसके बाद स्प्रे कर लीजिए। जी, तो आपको क्या करना है अदमुलजीत जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर यादव का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसान किस तरह से खेत की तैयारी कर लें? देखिए, खेत की तैयारी के लिए आप जो खेत का चुनाव करेंगे, जैसे बलुई दोमट मिट्टी वाला खेत जो काफ़ी सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो ऐसे खेत को जुताई करके समतल कर लेंगे। और इसमें जो खेत को बुआई से पहले 10-15 दिन पहले हम कहते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद, जो काफ़ी सड़ी हुई हो, उसको करीब 20-25 टन अगर उसमें प्रति हेक्टेयर की दर से आप मिला दें तो उसमें उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है उस खेत की। उसके बाद अपने खेत को समतल कर करके इसको जो खेत की बुआई जो करेंगे भिंडी की, इसमें पर्याप्त नमी रहे जब ज़मीन में, उसी समय बुआई करना है और लाइनों में बुआई करना है। किसान क्या छिड़काव बुद्धि से नहीं करना है। लाइनों में बुआई करने से क्या होता है, जमाव अच्छा होता है और जितनी भी शस्य क्रियाएँ हैं, मैकेनाइजेशन जो है, मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं, मशीनों से बुआई कर सकते हैं, मशीनों से आप रिज बेज बना करके उसमें कर सकते हैं, और निराई गुड़ाई भी मशीनों से हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है मशीनीकरण का, कि आप लाइनों में बोए। और भिंडी का जो बीज है, मैं सभी किसानों को, भाइयों को कहूँगा कि गर्मी का मौसम है, इस समय बीज को कम से कम 6 से 8 घंटा भिगा लें। उसके बाद ही उसको 8-10 घंटे के लिए उसको बोरे में या किसी कपड़े के उसमें जिसमें नमी बनी रहे बांध करके थोड़ी देर 10-12 घंटे के लिए रख देंगे, तो उसमें फुटाव आ जाता है और हल्का सा अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरह अवस्था में बुआई करने से क्या होता है कि खेत में गर्मी की वजह से नमी कम भी रह गई तो भी आपका जमाव अच्छा हो जाता है। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपनी खेत की तैयारी करके अच्छे से लाइनों में बुआई करेंगे जी। तो इस तरह से आप बेहतर तरीके से खेत की तैयारी कर सकते हैं। बुआई से पहले इन तमाम प्रक्रिया कहें या फिर तमाम कदमों को उठाना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पंकज जी, क्या सवाल है आपका? मेरे है कि अनार के फूल गिर जा रहा है, फूल लग रहा है, गिर जा रहा है, फल भी गिर जा रहा है। जी, जो अनार का आपका पेड़ है उसमें फूल आ रहा है, झड़ रहा है और फल भी गिरने की समस्या हो रही है। डॉक्टर शर्मा, किस वजह से हो सकता है, क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ, लगता है यहाँ पर किसी तकनीकी समस्या के चलते हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। पंकज जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही हमारा संपर्क होगा डॉक्टर शर्मा से आपके सवाल का जवाब हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जी, डॉक्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा, बताएं क्या कारण हो सकता है इस समस्या का और क्या निदान करें हमारे किसान? ये जो आप लोग इन्होंने बताया कि फूल गिर रहे हैं, तो क्या होता है, कभी इसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है जैसे कीड़े, अगर जूस पीने वाले थ्रिप्स वगैरह लगे हैं, एफिड्स हैं, तब भी कीड़े गिर सकते हैं। अगर कभी कभी कुछ सड़न हो जाती है जहाँ पे अटैचमेंट है, स्टेम का साथ अटैचमेंट है फ्रूट का, तो भी फल गिरता है। अगर ये कारण कोई भी नहीं है तो कभी कभी जैसे एकदम से बारिश आ गई
आपका जब फूल लगे हुए हैं, बारिश आ गई या आपने इरिगेशन ज्यादा दे दिया, पानी ज्यादा दे दिया, तो भी फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं। इसके अलावा अगर ये कुछ भी कारण नहीं है तो ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में आप ग्रोथ रेगुलेटर्स में नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का 10 ppm मतलब 1 ग्राम 100 लीटर में अगर आप डाल के स्प्रे ले सकते हैं। और अगर इससे आपको नहीं राहत मिलती है तो 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर, एक 2,4-D वीडीसाइड होता है, एक 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर जो आता है उसका भी आप 10 ppm मतलब कि 1 ग्राम 100 लीटर पानी में 1 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के स्प्रे लेते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। काफी फार्मर्स ने इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो किस तरह के आपको यहाँ पर प्रबंधन कार्य करने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया। और ऐसे ही हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में कोई सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भिंडी की खेती और देखभाल के साथ साथ अनार की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभाष जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, प्रभाष जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी प्रभाष जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ही था कि भिंडी का। हेलो जी, भिंडी के संदर्भ में क्या आप जानना चाहते हैं आप? हाँ, भिंडी के लिए हम लगाए तो 10-12 दिन के बाद वो भिंडी कट जा रहा है गाछ। हाँ, जो उसका गाछ जो है ना, गाछ निकल रहा है और कट जा रहा है जी। क्या कौन सा दवाई का इस्तेमाल किया जाए? जी, क्या कारण हो सकता है डॉक्टर यादव? आपके खेत में भिंडी जमाव के बाद 10-12 दिन बाद कह रहे हैं कि कट जा रहा है, तो हो सकता है कि खेत में कई कीट होते हैं जो ज़मीन में होते हैं। इसमें ग्रप्स होते हैं जिसको बोलते हैं, या कट वार्म बोलते हैं, जो क्या होता है कि दिन में छुप जाते हैं और रात में निकलते हैं वो, और रात में छोटे जो पौधे जम रहे होते हैं उनको जड़ के पास से काट देते हैं। तो अगर क्लियर कट दिख रहा है आपको, तो इस तरह की समस्या आपके हो सकती है। तो इसके लिए आपको ज़मीन में कुछ रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
नहीं तो हम शुरुआत में कहते हैं जब गोबर की खाद किसान डालते हैं उसी के साथ जो आपका नीम की खली होती है वो भी 250 केजी कम से कम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देने से इनसे रुकावट हो जाती है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप फेरोडान एक दवा होती है उसकी 3 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में मिला करके उसमें गुड़ाई कर देंगे तो अच्छे से गुड़ाई करने से दवा मिल जाएगी मिक्स ज़मीन में और जो कीट है उनको मार देगी दवाई। नहीं तो आप जो क्लोरोपायरीफास एक दवा होती है उसका भी आप क्या कर रही है कि जो आप सिंचाई करते हैं उसी के पानी में उसको मिला करके आप ज़मीन में मिला जो सिंचाई का पानी है उसी में नाली में डाल देते हैं और उसी के थ्रू वो पूरे खेत में मिल जाता है। तो जो ज़मीन में इस तरह के कीटे हैं जो कीट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और आपकी फसल को बर्बाद होने से बच जाती है। तो आपको इन दोनों दवाओं में से जिसको भी जो फेरोडान है कभी कभी फिप्रोनिल भी एक दवा आती है उसको भी किसान ज़मीन में इस तरह के कीटों को मारने के लिए डालते हैं। तो आप इन दवाओं में से जो भी दवा आपको मिलती है आप इसका उचित तरीके से ज़मीन में मिला जितनी मात्रा हमारे विशेषज्ञ ने यानी आपने बताई है उतना ही इस्तेमाल करके छिड़काव कर सकते हैं और अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। देखिए शुरुआती दौर में ही कई सावधानियां होती हैं जो बरतने की ज़रूरत हो जाती हैं। तो ऐसे में डॉक्टर यादव इसी के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे और किस तरह की सावधानियां बरतें हमारे किसान शुरुआती समय में। शुरुआती तौर पे जैसे हमने बताया कि जब गोबर की खाद मिलाते हैं तो गोबर की खाद में हम लोग कहते हैं कि 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा भी मिला लिया करें। इससे क्या होता है कि बहुत सी जो फंगस वाली बीमारियां होती हैं जो फफूंद वाली उससे रोकथाम हो जाती है हमारी फसल की। और ऐसे नीम का मैंने खली बताया है, नीम के खली को भी आप किसान भाई 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें, ये सब कर लें। और उसके बाद हम क्या करते हैं जब बुआई करते हैं भिंडी की उस समय भी हम किसान को कहते हैं कि बीज गिराने के साथ साथ जो फेरोडान दवा हमने जो बताई उसी समय जो लाइनें खेत में बनती हैं बीज बुआई के लिए उसी में उससे 20 से पहले 3 किलोग्राम फेरोडान प्रति हेक्टेयर की दर से आप हल्का हल्का फेरोडान उसमें लाइनों में गिराते चले जाएंगे और उसके बाद बीज की बुआई करेंगे और उसके बाद अच्छे से दबा देंगे। और तीसरी एक चीज़ होती है कि इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान बहुत ध्यान रखें। बुआई के तुरंत बाद जब खेत में नमी रहती है, खेत को अच्छे से दबा लिया आपने भिंडी बुआई करने के बाद, तो आप तुरंत ही एक पेंडीमेथिलीन दवा होती है जिसको स्टाम्प के नाम से भी बाजार में मिलती है जी। तो इस दवा का 3 लीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके ज़मीन में छिड़काव करना पड़ता है तुरंत ही। इससे क्या होता है कि जो भी जो प्री इमरजेंस जो खरपतवार हैं जो अब निकलने वाले हैं उनसे रोकथाम हो जाती है और आपकी फसल से पहले आपके खरपतवार नहीं आते हैं और आपकी जो फसल है वो पहले जमती है, उसकी बढ़वार होती है और जो भी पोषक तत्व आपने डाल रखे हैं खेत में उसका इस्तेमाल आपकी फसल लेती है, न कि खरपतवार। तो इन बातों का बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो शुरुआत में अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर कोई समस्या नहीं आएगी और आप अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। तो ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है शुरुआती दौर में खास तौर पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश जी। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैंने 2000 प्लांटेशन किया अनार के पौधों की जी। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, आप अपना सवाल जारी रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम तो अनार मेरा 1.5 years ओल्ड है एंड अभी उस पर फूल थर्ड टाइम आया है तो मैंने वो फूल सब तोड़ दिए। मैं बस मेरा प्रश्न ये है कि इसके और ग्रोथ के लिए क्या किया जाए। जैविक वे में मैं कर रहा हूँ खेती, तो जैविक वे में ऑर्गेनिक वे में इसको ग्रोथ की और क्या मैं यूज करूं ताकि इसके काफी जी देखिए यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे किसानों की जो है अनार की उपज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, इसके लिए हम यहाँ से विधियां बताएं। तो ऐसे में डॉक्टर शर्मा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जैविक रूप से ये अनार की खेती कर रहे हैं, उत्पादन और बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाना इनके लिए फायदेमंद रहेगा? जी, एक तो इसमें काफी सारे हम लोग तो जैविक जो मार्केट में मिलते भी हैं वो डाल सकते हैं, जिसमें कि एक है पेनिसिलियम पिनोफिलम का एक प्रोडक्ट बना है जो आपका जो पोटेशियम और फास्फोरस रिक्वायरमेंट है काफी हद तक कम कर देता है और उससे आपका साइज बहुत बड़ा आता है। तो उसमें अगर आपको फास्फोरस का पोटाश का रिक्वायरमेंट आपका अगर 500 ग्राम एक पौधे के लिए होता है तो इसके साथ आपको सिर्फ 150 ग्राम की ही आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरीके से आपका जो एक है एस्परजिलस नाइजर AN27,
इसमें भी फास्फोरस अपटेक वगैरह बढ़ता है। और ये जो आपकी बीमारियां रूट्स में आती हैं, जड़ों में बीमारियां आती हैं, मर रोग वगैरह होता है, निमेटोड होता है, झुलसा होता है, इनको रोकने के लिए अस्परजिलस नाइजर और इसके साथ एक ग्लोमस स्पीशीज का जो होता है वैम फंजाई जो होता है, माइकोरिजा होता है, क्योंकि जहाँ पे भी जब अनार लगाया जाता है तो ज्यादातर ड्राई कंडीशंस वहाँ पे ज्यादा होती हैं उस समय में। तो ये सब चीजें अगर आप डालते हैं, साथ में गोबर खाद जो है अच्छी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए। आपका जो बकरी का खाद होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोल्ट्री मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन मील अगर आप करना चाहें तो बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपना ऑर्गेनिक वे में ही प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा आप काफी सारी चीजें और भी हैं जो डिटेल्स में आप जानना चाहें तो बात कर सकते हैं आपसे। जी बिल्कुल, तो जैविक तरीके से किस तरह से आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं ये तो हमारे विशेषज्ञ ने बता ही दिया। साथ ही साथ डॉक्टर शर्मा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप हमारे उन किसानों को क्या कहेंगी जो रासायनिक तौर पर यहाँ पर खेती कर रहे हैं, वो किस तरह के कदम उठाएं जिससे अच्छा उत्पादन हासिल कर सके अनार का? जी, रासायनिक खेती में हम लोग कहते हैं ना तो पूरा रासायनिक और ना ही पूरा 100% ऑर्गेनिक। सबसे अच्छा होता है इंटीग्रेटेड, जिसमें कि ऑर्गेनिक का कंटेंट काफी अच्छा हो, पर इनऑर्गेनिक जो लोग लगाते हैं तो उसमें भी आपको हमारा जो पूरा फर्टिलाइजर शेड्यूल है कि राइट पूरे रेस्ट पीरियड में, मतलब हार्वेस्टिंग खत्म हो गया तब भी इसमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है हार्वेस्टिंग के एकदम बाद उसको, क्योंकि उसने इतना प्रोडक्शन दिया है तो उसके एकदम बाद फार्मर्स कुछ भी नहीं करते, वो छोड़ देते हैं और अगले सीजन में जब बाहर पकड़ते हैं तब वो काम शुरू करते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो रेस्ट पीरियड हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद, तो उसके एकदम बाद आपको प्रूनिंग छटाई करनी है। छटाई करने के समय जो भी सूखे ब्रांचेस हैं या ज्यादा कोई बीमारी वाला दिख रहा है तो वो निकालना है। फर्टिलाइजर्स के डोजेस डालने हैं जिसमें कि गोबर खाद और ये जो मैंने सब बताया ये सारी खादें डालनी है उसमें, और आपको नाइट्रोजन का 1/3 डोज अभी डाल देना है। और उसके अलावा जो पोटाश और फास्फोरस का डोज है आधा आधा आपको इसी समय में हार्वेस्टिंग के बाद डाल देना है। फिर आपको 2-3 महीने पानी देना है, उसके बाद उसको पानी बंद कर देना है, उसको स्ट्रेस पे छोड़ते हैं। स्ट्रेस पे छोड़ने के बाद पत्ते पीले होके गिर जाते हैं और पत्ते गिरने के बाद जब अगला बहार आप पकड़ते हैं उस समय फिर से हल्की छटाई करके फिर फर्टिलाइजर डोजेस पड़ते हैं जो बाकी का पोटाश फास्फोरस है। नाइट्रोजन नहीं डालना है शुरू में, जब नाइट्रोजन डालना है नींबू साइज का फल हो जाएगा उसके बाद डालना है। और जो भी हम लोग स्प्रेज वगैरह बताते हैं, अभी मैंने बता भी चुकी हूँ कुछ चीजें, तो वो स्प्रेज आपको समय समय पे लेना है ताकि आपके जो कीड़ों का नुकसान ना हो। आपका जो दूसरे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कई जगह बीमारी आती है, कई जगह फंगस की बीमारी आती है, तो उनसे रोकने के लिए हमारा स्प्रे शेड्यूल पूरा मिलता है, वो वेबसाइट पे है, आप उसका इस्तेमाल समय से करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी हमारी विशेषज्ञ ने बताई हैं। आप अनार की खेती से जुड़े हुए हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी खेती करनी है, प्रबंधन कार्य करने हैं। देखिएगा निश्चित तौर पर आपकी जो अनार की उपज है उसमें बढ़ोतरी ही होगी। कई तरह की समस्याएं आती हैं, समाधान होता है लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में हमारे जितने भी संस्थान हैं सभी जुड़े हुए हैं आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। बस आपको भी अब थोड़ी बहुत जागरूकता की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल ऐसी ही जागरूकता हम आप तक और पहुंचाएंगे, फैलाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भिंडी की खेती और अनार की खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, अब समय काफी कम रह गया है। बता दें कॉलर अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। दुष्यंत जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 दुष्यंत जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो हाँ मैडम, गुड इवनिंग जी। अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे यहाँ कुछ अनार के पौधे लगे हुए हैं जी। तो उन अनार के जो फूल जो लगे हैं वो फूल काफी सारी मात्रा में मान के झड़ते जा रहे हैं जी। कब लगे, मतलब कब लगाए थे आपने ये पौधे? हेलो जी दुष्यंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, वो अनार के जो फूल है वो झड़ते जा रहे हैं। कितना समय हो गया है आपको लगाए हुए? इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है डॉक्टर शर्मा, फिर भी आप बताएं, फूल झड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं ये? हाँ जी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक और किसान का भी यही प्रश्न था जी। तो आप देखिए कोई कीड़े तो नहीं है, जूस पीने वाले थ्रिप्स या एफिड्स वगैरह तो अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर यदि वे हैं तो उनका कंट्रोल करिए। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे स्टेम के साथ अटैचमेंट है वहां पे कहीं सड़न है तो फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, जिसमें कि कार्बेंडाजिम है या फिर मैनकोजेब भी कर सकते हैं। और बहुत सारे फंजीसाइड्स हैं जो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो ग्रोथ रेगुलेटर का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी का नियंत्रण करना है। पानी अगर बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा तो दोनों अवस्था में फूल झड़ेंगे। और आपको ग्रोथ रेगुलेटर का प्रॉब्लम है तो 2,4-D ग्रोथ रेगुलेटर 1 ग्राम 100 लीटर में स्प्रे कर सकते हैं। और एक नैप्थेलिक एसिटिक एसिड है NaA, उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं, वो 1 ग्राम 100 लीटर में। तो इस तरीके से आप इनको फूल झड़ने को रोक सकते हैं जी। तो फूल झड़ने की जो समस्या है, किस तरह से उससे आपको निजात पानी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव का यहाँ रुक करना चाहते हैं। डॉक्टर यादव, जिन किसानों ने पहले ही भिंडी लगा ही हुई है, जिनको महीना भर हो गया है या उससे भी ज्यादा का समय हो गया है, तो ऐसे में किस तरह की उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बीमारियां और कीट भी लग सकते हैं? जैसे हमने 2 कीटों का नाम विशेषकर से बताया था, जैसे आपका फुदका है, इसको लीफ हॉपर बताया था, उसका निदान कैसे करेंगे, उसको इस शुरुआती दौर में आता है। फल तना छेदक कीट आता है जो फूल आते समय ही आता है। उसमें क्या होता है कि फूल जब जिनकी भिंडियों में फूल आ रहे हैं उनकी भिंडियों में वो अंडे देता है और उसमें फलों में छेद कर देता है कीट उसका। उसके बाद तने जो मुरझाए दिखते हैं कभी कभी, उस तनों को भी, उस जो कोमल तने होते हैं उसमें भी छेद करके ये कीट अंदर उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे क्षतिग्रस्त फल हैं, जब भिंडी आप तोड़ रहे होंगे तो उसमें क्षतिग्रस्त फलों को इधर उधर न फेंक करके जब आप छटनी करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं भिंडी की, उसमें ऐसे फलों को एक जगह इकट्ठा कर लें और ऐसे ही तनों को भी जो जहाँ पर इस तरह से मुरझाया हुआ है उसके नीचे से काट करके उन तनों को वो भी इकट्ठा करके खेत के किनारे कहीं गड्ढा बना करके उस गड्ढे में उसको अच्छे से डाल करके दबा देंगे मिट्टी से, जिससे से उसमें जो कीट का जो अंडा है या उसका लार्वा है वो उसमें से फिर से बाहर नहीं निकल पाता है। नहीं तो आपकी इधर उधर फेंक देने से फिर से खेत में इधर जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जैसे फल छेदक के लिए मैंने बताया था कि आप फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे, जो आपका 20-25 ट्रैप करीब प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में लगा सकते हैं। तो इससे भी आप उसका निदान हो जाएगा। और अगर केमिकल की दवा की जरूरत पड़ती है
तो स्पिनोसाइड एक दवा होती है जी। उसकी 1 ग्राम मात्रा वो 3 लीटर पानी में घोल बना करके इस दर से छिड़काव कर देंगे तो उससे भी इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। और रेगुलर आपको बताएं नियमित अंतराल पे 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप अगर नीम का तेल या नीम अर्क जो होता है इसका छिड़काव करते रहेंगे तो भी आपका जैविक तरीके से नियंत्रण होता रहेगा और फलों पे कोई उसका या जो उपभोक्ता है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप उसको भिंडी के फलों को और कभी रासायनिक दवाएं अगर आप इस्तेमाल करें किसान भाई तो मैं उनको ये बताऊंगा कि प्रतीक्षा अवधि होती है हर दवा की, तो उस प्रतीक्षा अवधि के बाद ही तुड़ाई करें। इसलिए हम कहते हैं कि किसान तुड़ाई के तुरंत बाद दवा कर देंगे इस्तेमाल करेंगे तो उसको प्रतीक्षा अवधि में दूसरे अगली तुड़ाई तक उसका समय खत्म हो जाएगा। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन लेते रहेंगे। जी, तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान बहुत जरूरी है रखना। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है उनका जान लेते हैं। हेलो 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 जी हंसा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप अपनी टीवी पर ध्यान ना दें, सीधा हमसे सवाल पूछें। हेलो जी, आप भिंडी लगानी है तो कई किस्में अच्छी आती है? भिंडी लगाना चाहते हैं, किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं? भिंडी लगाई हो तो कई किस्में अच्छी आती है। जी, गुजरात से बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए आपको मैंने पहले शुरुआती दौर में बताया था कि हाँ, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हमने एक पूसा संस्थान से पूसा भिंडी 5 जी पूसा भिंडी 5 एक अभी विकसित की है, पिछले 2 साल में ही विकसित हुई है और गुजरात में भी काफ़ी व्यापक तरीके से इसको राजकोट और सूरत जो क्षेत्र हैं इसके उसमें लगाया गया है। राष्ट्रीय बीज निगम वहाँ पर उसका बीज उत्पादन करके वहाँ पर जो अपने उनके केंद्र हैं उनके द्वारा या उनके जो डीलर है उनके थ्रू आपको बाजार में प्राप्त हो जाएगा। तो इस भिंडी का आप बीज प्राप्त करके आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी भिंडी है, एकदम नई किस्म है और इसको इस मौसम में भी लगा सकते हैं और जो बारिश के मौसम में या जिन क्षेत्रों में इस मौसम में भी जो पीत स्थिरा मोज़ेक बीमारी आती है वो बीमारी इसमें नहीं आती है, उसी के प्रतिरोधक क्षमता इसमें है। वो भिंडी विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है जहाँ पर इस तरह की समस्या किसान झेल रहे थे और उनको नई प्रजाति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भिंडी में धीरे धीरे पुरानी प्रजातियाँ जो हैं उनमें पीत स्थिरा मोज़ेक जो विषाणु रोग है वो आ रहा था। तो ये रोग इसमें नहीं आएगा और आपका उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। इसका जो भिंडी का फल है बहुत मुलायम है, नर्म है और इसकी बाजार में मांग बहुत अच्छी रहती है। जी, तो ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, अच्छा उत्पादन आपको जरूर इनसे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अंतिम सवाल मैं यहाँ पर डॉक्टर शर्मा आपसे करना चाहूंगी, अनार की खेती को लेकर आप क्या मुख्य सलाह देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को? अनार की खेती के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो करें अवश्य, पर उस डॉक्टर शर्मा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, यही उनकी भी राय है कि हमारे किसान। जी, डॉक्टर शर्मा फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा बताएं। हाँ, तो आप मतलब जो लोग पहली बारी लगाना चाहते हैं वो लोग अपने जिस जगह पे हैं उस जगह का अगर हमें लोकेशन भेजते हैं तो हम उसके हिसाब से उनको बता सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस देख के कि उनको अनार लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो हम उस हिसाब से उनको सलाह भी देते हैं। दूसरा है वैरायटी का चयन। ज्यादातर भगवा सारे देश में चल रही है। जो कुल्लू जैसी जगह जहाँ पे अनार लगाया जाना लगा, सेब हटा के कई लोग अनार लगा रहे हैं, वहां पे ये कंधारी वैरायटी जो है वो ज्यादा चल रही है और हालांकि भगवा भी वहां पे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो ये वैरायटी पूरे देश में लगा सकते हैं। दूसरा उनको ध्यान रखना है कि उसकी रेजिस्टेंस पावर बना के रखना है, बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए आपको सफिशिएंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में बायो फर्टिलाइजर्स जो जैविक हैं वो डालने हैं। आपको ऑर्गेनिक खतें काफी हद तक डालनी है और साथ में ये भी बोलना चाहूंगी कि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो पौधा अपने को जब उसके ऊपर कोई भी तरीके का तनाव आता है तो वो उसको रिलीज करता है। और एक है जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड बहुत महंगा आता है, पर सैलिसिलिक एसिड के अगर वो 4 स्प्रे फूल निकलने से पहले 1-1 महीने के अंतर पर लेते हैं और 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर के स्प्रे, क्योंकि कई बार हमारे न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में होते हैं
पीएच की वजह से पौधा ले नहीं पाता है। पीएच अगर गड़बड़ है, 6.5 के नीचे है या 7.5 के ऊपर है, तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे एक महीने के अंतर पे और 4 सैलिसिलिक एसिड के स्प्रे अवश्य ले। कोई भी कंडीशन हो, वो हर जगह पे काम करते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना तो अच्छा उत्पादन हासिल करना है तो डॉक्टर शर्मा ने जो सलाह दी है आप उसका पालन जरूर कीजिए। और महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा और उनके सभी सहयोगी आपकी जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ डॉक्टर यादव भी मौजूद हैं जिनका धन्यवाद देना चाहेंगे। भिंडी की खेती के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, भिंडी की खेती और साथ ही साथ अनार की खेती कैसे आप इसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जान लिया। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा गर्मियों की फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे अंगूर में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य, किस तरह के कार्य करना सही रहेगा, आपको इसके बारे में भी विस्तृत तौर पर हम जानकारियां देंगे। और आपके पास कोई भी सवाल है पहले ही आप हम तक पहुंचा सकते हैं, मेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ बता दें फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं आप। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113060 इसका नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे लाइव टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम आपसे मुलाकात करेंगे नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के पर। नमस्कार। प्रमुख नाम है। ये किसानों के लिए बरसात का पानी संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ये